स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 17। ठीक है, कल जो लेक्चर में हम लोगों ने करा था, कल लास्ट में जो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है, एक फॉर्मूला ड्राइव करा देता कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में घूम एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा। वो लगेगा 1.5 इंटू 10⁻16 n³/z²। इतना समय लगेगा किसी इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर घूमने में। ठीक है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं अब लिखा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। तो क्वेश्चन है बेटा अपना, हाँ, इन एन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट अप टू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। Calculate maximum number of revolutions made by electron revolving in second orbit of hydrogen atom before jumping to the ground state। अब पहली बात तो यही एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। ग्राउंड स्टेट और कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? एक बात कर रहे हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट की, एक ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं और एक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्साइटेड स्टेट की। अच्छा, ये जो फॉर्मुलेज हैं ये सारे जो ड्राइव करे हम लोगों ने, दीज आर वैलिड ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिट में है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये मान लिया कौन सी ऑर्बिट का नंबर है? ये ऑर्बिट है 1, ये है ऑर्बिट नंबर 2, ये है ऑर्बिट नंबर 3। शेल का नंबर लिख रहा हूं मैं ना, ऑर्बिट को शेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं, ध्यान रखना एक बात। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया नहीं, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एटम जो है वो कैसा? यूनि इलेक्ट्रॉनिक, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। और वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। किस में घूम रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये तो एलिमेंट की क्या हो गई? ये तो हो गई बेटा एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट। क्या हो गई? एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नेचुरली इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में रहना है उसी ऑर्बिट में अगर है, उस स्टेट को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे एक न्यूक्लियस, जो एक ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इस फोर्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इधर भी है। ये फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है नेचुरली यहीं रहना चाहिए। तो ये इस इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्टेट हो गई? एक्साइटेड स्टेट हो गई। कौन सी स्टेट हो गई? ये एक्साइट। ये थर्ड ऑर्बिट इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट हो गई ये। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हर इलेक्ट्रॉन की क्या है? अपनी ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट्स है? ग्राउंड स्टेट्स। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कौन सी ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कौन सी है? सेकंड ऑर्बिट। इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या है? थर्ड ऑर्बिट। इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट क्या है? फोर्थ ऑर्बिट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जहां रहना चाहिए वहीं पर है, उस स्टेट को क्या कहते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? यूनि इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में ही है। तो ये उसकी क्या होगी बेटा? ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और ये जो बाकी सारी स्टेट्स हैं ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट? एक्साइटेड। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मेरे को पता है जब एक इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलती है तो वो लोअर एनर्जी से कहां चला जाता है? हायर एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, ये एनर्जी वाली बातें बाद में वापस करेंगे, अभी रुक जाओ। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट की वापस बात करेंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? मैंने जब तुम्हें बोर मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया था जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। यही होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाती है तो ये किस स्टेट में चला जाता है? हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हम दूसरी ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। तो होता क्या है जब इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में पहुंचाते हैं, मान लीजिए ये, इसको मैंने एक एग्जांपल भी तुम्हें कराया होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने इस ऑर्बिट में पहुंचाया
तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो स्टेट होती है ना बेटा, टेम्परेरी होती है, ये सारी बातें मैं लिखाऊंगा भी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा थर्ड ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, कैसे पहुंचेगा, इसको एनर्जी दे दो। तो ये लोअर एनर्जी वाला था, हायर एनर्जी में जाना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे ही ऊपर पहुंचेगा, लेकिन ये नहीं कि वो ऊपर पहुंच गया तो अब वहीं रहेगा, वापस यहीं आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, वापस इसको आना ही पड़ेगा, यहाँ पर वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, हमेशा टेम्परेरी होती है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच भी गया तो थोड़ी देर के बाद यहाँ आना ही आना है। माना जाता है करीब 10⁻⁸ सेकंड के तक ही वो यहाँ रह पाएगा, बाद में वो नीचे आ ही जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में कितनी देर रह पाता है वो रह पाता है सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को तुम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेजोगे, वो पहुंच तो जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए वहां रह पाता है, और वो सेकंड्स कितनी होती हैं, 10⁻⁸ सेकंड्स। इतनी देर तक रहने के बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर ही आ जाता है। कितनी देर रहता है, सिर्फ बहुत कम टाइम। टाइम देख रहे हो, 10⁻⁸ सेकंड, बहुत ही कम टाइम है। तो इतनी कम देर के लिए वो यहाँ रहेगा और वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, वापस आ जाएगा। वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसे क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। जैसे ही गया 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा, वापस यहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पहुंच गया और रुक गया। 10⁻⁸ सेकंड तक ऐसा तो है नहीं कि वो रुका हुआ है। वो क्या करता जा रहा होगा, वो रिवॉल्यूशन करता जा रहा होगा। वो क्या करता जा रहा होगा, रिवॉल्यूशन। वापस बताऊं, इस इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दी, इस एनर्जी को लेके मान लिया वो कहां पहुंच गया, तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया। इस एनर्जी को लेके वो तीसरी ऑर्बिट में पहुंच गया। कितनी देर तक रहेगा इसमें, 10⁻⁸ सेकंड तक। लेकिन ये तो है नहीं कि 10⁻⁸ सेकंड तक वो रुका रहेगा। वो इस ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हमारा सवाल बेटा यही है, हमारा सवाल ये है कि जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो वहां कितनी देर तक रहता है, वो रहता है 10⁻⁸ सेकंड तक। ठीक है, और इतनी देर में उसे बताना है कि जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होगा, और वो कौन सी ऑर्बिट में पहुंच गया है, दूसरी ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में, दूसरी ऑर्बिट। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पहली से दूसरी में पहुंच गया है। तो जब वो वापस आएगा उतनी देर में, मतलब मैंने ये इस इलेक्ट्रॉन को पहली ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में पहुंचा दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड तक। उतनी देर में ये क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हमें बताना है ये कितने चक्कर लगा पाएगा। मतलब ये नीचे आने से पहले इस ऑर्बिट में कितने चक्कर लगा चुका होगा, ये हमारा सवाल है। सवाल क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई। दो चार बातें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो क्या समझना आना चाहिए, पहली बात तो पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है बेटा, ग्राउंड स्टेट, और ये सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी वाली स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स, हायर एनर्जी वाली। दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट से, तीसरी की और ज्यादा होगी, चौथी की और ज्यादा होगी। ये स्टेट्स होती हैं एक्साइटेड। इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है इधर, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी को लेके वो ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन वो वापस आएगा ही आएगा, यहाँ गिरेगा ही गिरेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, कितनी देर तक रहेगा यहाँ पर, 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा। तो इतनी देर में वो कितने चक्कर लगा चुका होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये हमें करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, हाँ, कौन सी ऑर्बिट में पहुंच गया है, वो दूसरी ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो वो वापस जब आएगा तो कितने चक्कर लगाएगा, ये पूछना है हमें। कितने चक्कर लगा रहा होगा, ये हमें पूछा है इसने। ठीक है, टाइम पीरियड में निकाल चुका हूं कि वो एक सेकंड में कितने मतलब एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, 1.5 × 10⁻16 n³/z²। ठीक है, तो पहले तो मैं लिख देता हूं, अब सवाल शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन revolving in second orbit of hydrogen atom is equal to 1.5 × 10⁻16 n³/z²। ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 1.5 × 10⁻16 n³ मतलब ऑर्बिट का नंबर का क्यूब, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय z²।
एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है अपॉन 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1.5 इंटू 10 के माइनस 16 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आया 15 120 यानी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स। मतलब मैंने ये अभी क्या निकाला है, मैंने निकाला है कि जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में पहुंच गया था, दूसरी ऑर्बिट में पहुंच गया था, वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। तो वो एक चक्कर लगाने में लगाता है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड। एक चक्कर इतनी देर में लगा लेता है वो, मतलब इतना टाइम लगता है उसे एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स में वो कितने चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है हाइड्रोजन के अंदर, वो एक चक्कर लगाता है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन उस ऑर्बिट में रहने के लिए उसके पास समय कितना है, सिर्फ 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। वो उस दूसरी ऑर्बिट में सिर्फ है कितनी देर रहा है, वो दूसरी ऑर्बिट के अंदर सिर्फ कितनी देर के लिए, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए। तो इतनी देर में वो कितने चक्कर लगा लेगा। तो वो दूसरी ऑर्बिट में मतलब इतने समय में तो एक चक्कर लगाता है, तो 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा पाएगा, वो लगा पाएगा 1 अपॉन 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस 8। सही है नहीं है? हाँ बच्चों, इतनी देर में तो वो एक चक्कर लगाता है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड में तो एक चक्कर लगाता है, तो 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा, वही 50 पेन 100 रुपए के आते हैं, तो 20 पेन कितने के आएंगे, तो 100 का पहले 50 से डिवाइड करेंगे और 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही मैंने किया है, पहले डिवाइड करा और इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 12 कितना होता है बेटा भाई लोग, 1 अपॉन 12 0.083, मतलब ये आ गया बेटा यहाँ पे 8.3 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड्स, सॉरी सेकेंड्स नहीं, रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस। मतलब भाई कि वो इलेक्ट्रॉन जो है 10 की पावर माइनस 8 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा, 8.3 इंटू 10 की पावर 6, 8.3 इंटू 10 की पावर 6 इतने रिवॉल्यूशंस वो लगा लेगा। बताओ मुझे समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा। वो इतनी देर में 8.3 इंटू 10 की पावर 6 रिवॉल्यूशंस लगा लेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? 8.3 इंटू 10 की पावर 6 रिवॉल्यूशंस लगा लेगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। समझ में आ गया? कुछ बातें क्या बताई थी मैंने ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट की मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेचुरली रहेगा, मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सी ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो उसकी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट। बाकी दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, पांचवी ऑर्बिट, ये क्या हो गई, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था, उसे अगर कुछ एनर्जी मिल जाए तो उसे लेके वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन वो रहता बहुत कम देर के लिए, कितनी देर तक रहता है वो, 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड तक। वापस उसे आना ग्राउंड स्टेट में पड़ता है। मतलब वही है, ये इसका घर है, ये इसका घर है, और ये मान लिया कोई हायर एनर्जी वाली जगह है जहां पर वो इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। ये इसका घर है, लेकिन ये हायर एनर्जी वाली जगह है, तो मन में लगता है कि भाई चलो यहाँ पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि बात, इंसान कहीं भी जाएगा वापस कहाँ लौट के आएगा, आएगा तो अपने घर ही में। चाहे कहीं भी पहुंच जाएगा, वापस लौट के कहाँ आता है, घर वही लौट के आता है। तो वही इलेक्ट्रॉन के साथ है, वो चाहे किसी कितनी भी एनर्जी वाली जगह चला जाए, उसे वापस कहाँ लौटना पड़ता है, अपने घर यानी ग्राउंड स्टेट में ही लौटना पड़ता है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग निकालेंगे बेटा, दो चीजें मैंने निकाल दी हैं। मैंने वेलोसिटी निकाल दी, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या निकाल चुके थे, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। मैं रेडियस निकाल चुका ऑर्बिट का, मैं वेलोसिटी निकाल चुका। एक और एप्लीकेशन लिखाई थी मैंने, क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैंने जब बोर मॉडल कराया था, उस बोर मॉडल में मैंने बताया था कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इस मॉडल की हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का, इस मॉडल की हेल्प से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस मॉडल से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें तो हम लोग निकाल चुके, लेकिन सिर्फ क्या बचता है, एनर्जी बचता है। क्या बचता है,
एनर्जी बचता है, तो वही हमें करना है। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है बेटा लोगों ने। ठीक है, तो कर लेते हैं बच्चों। हाँ भाई, कैसे करेंगे? वही है, आप बात करें तो बेटा एनर्जी की, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल है वो? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी होती है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल, है ना, ये पता होना चाहिए। इट इज काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है अपना, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे को अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मेरा काम क्या होगा, मैं दोनों को इंडिविजुअली निकालूंगा, इंडिविजुअली भी याद रखूंगा और दोनों को सम करके जो टोटल एनर्जी आएगी वो भी याद रखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाल लेते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? तो पहले तो हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? सबको पता है के का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सबको पता है ना बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है के का? के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो? इलेक्ट्रॉन की, तो मास भी उसका ही आएगा, वेलोसिटी भी उसकी आएगी। अब वेलोसिटी की जगह मैं क्या पिछले वाले लेक्चर का वैल्यू पुट कर दूं? पिछले वाले लेक्चर में वेलोसिटी कितनी आई थी? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। पिछले लेक्चर में आई थी वेलोसिटी की फॉर्म, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो यहाँ पुट कर दो बेटा इसको, 2 पाई के हाफ एम 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये तो होगी वेलोसिटी, इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच का होल स्क्वायर। तो यहां से ये कितनी आ जाएगी बेटा? ये आ जाएगी हाफ इंटू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ से 2 से क्या कट जाएगा? 4 कट जाएगा, तो कितना जाएगा ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चा। ठीक है, 2 पाई, इसे ध्यान रखना, कितना वैल्यू निकला है वो थोड़ा ध्यान रखना। अभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है 2 पाई स्क्वायर, कोई गलती तो नहीं हो रही ना बेटा? हाँ, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर एम के, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर वो जो मैं हर बार करता हूँ, जो चीजें मुझे पता है और जो चीजें मुझे नहीं पता है उनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैंने बस रीअरेंज कर दिया है, मैंने इस जेड स्क्वायर को और इस एन स्क्वायर को बस अलग करके लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि मेरे को हर इनकी सबकी वैल्यूज पता है, 2 की पता है, पाई की पता है, एम की पता है, के की पता है, ई की पता है। एम की क्या होती है? एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी वैल्यू होती है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹। ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। मतलब सब पता है। मतलब मैं सारी वैल्यूज ये पुट करूंगा, मैं ये सारी वैल्यूज क्या करता हूं, ये सारी वैल्यूज में पुट करके देखता हूं, ये सारी वैल्यूज पुट करके देखता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलती है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो आती है बेटा, हाँ बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो आएगी बेटा 2.18 इंटू 10 की पावर -18। कितनी वैल्यू आती है इस सबको एसआई यूनिट में रखो, तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में निकलेगी? एसआई यूनिट में निकलेगी। भाई सब कुछ एसआई यूनिट में रखोगे, मास केजी में रखोगे, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 एसआई यूनिट में ही है। कूलाम्ब 1.6 इंटू 10⁻19 ये भी एसआई यूनिट में। एच 6.6 इंटू 10⁻34 ये भी एसआई यूनिट में। सब कुछ रखना, तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में निकलेगी? जूल्स में निकलेगी, एसआई यूनिट में। तो ये वैल्यू निकल के आती है बेटा 2.18 इंटू 10 की पावर -18, है ना। और ये क्या बच्चा? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आता है जूल्स में। किसमें? जूल में। और इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद रखते हैं हम लोग, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहली वैल्यू तो है बेटा जूल्स में, और ये दूसरी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हम याद रखते हैं बेटा, ये दोनों वैल्यूज याद रखेंगे हम बच्चों, ठीक है। माइनस, तो माइनस नहीं सॉरी, 13.6 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये जो सेकंड वैल्यू निकली है ना बेटा, वो जनरली मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तुम्हें, तो मैं सेकंड फॉर्मूले, सेकंड वाली वैल्यू को ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, सेकंड वैल्यू का यूज ज्यादा आएगा, तुम देखना इसको। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ज्यादा निकाला करूंगा। मैं जो याद रखता हूँ, मैं से याद तो ये भी रखनी है, ये जूल्स के अंदर है, लेकिन हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली न्यूमेरिकल्स हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला तुम लोग याद रख लेना। 13.6 ये याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आगे बेटा क्या, अभी सिर्फ क्या आई है? काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाँ बच्चों, हम क्या निकालना चाह रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। हाँ भाई, अब पोटेंशियल एनर्जी इसे निकालने के लिए मैं एक बात लिख रहा हूं तुम्हें यहाँ पर। दो चार्ज पार्टिकल है, मान लिया Q1 और Q2। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों रखे हुए हैं R डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। दोनों रखे हैं अपने R दूरी पर। तुम फिजिक्स में करोगे, जब दो चार्ज पार्टिकल Q1, एक का चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, जब R दूरी पर रखे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ये सारा तुम बेटा निकाल के देखोगे, तुम फिजिक्स में ना इसका डेरिवेशन करोगे,
होता क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है Q1, एक वहां पर तुम डेरिवेशन करोगे, मैं उसके थोड़े से स्टेप्स बता रहा हूँ, वैसे जरूरत है नहीं। इस Q1 चार्ज, एक चार्ज है Q1, ठीक है। एक चार्ज जो है ना वो अपने आसपास ना एक फील्ड जनरेट कर लेता है, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट कर लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस Q2 चार्ज को उस फील्ड के अंदर लाना है। अभी ये जो Q2 चार्ज है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अभी ये जो Q2 चार्ज है वो कहां पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। बहुत इन्फिनिटी पर रखा हुआ मतलब बहुत ज्यादा दूर है इस Q1 से। तो इस इन जो और इस हम मानते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ इन्फिनिटी पर जो एनर्जी होती है ना वो जीरो होती है। यहाँ पर एनर्जी क्या मान लेते हैं हम लोग? जीरो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो एनर्जी है वो जीरो है। अब इस Q2 चार्ज को हम, अभी तो कितनी दूरी है इनके बीच में? इन्फिनाइट। अब इस Q2 चार्ज को हम लेके आते हैं कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। पहले इन्फिनाइट डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अब इसे लेके आया गया है R डिस्टेंस पर। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो सब निकालते हो तुम वहां पर। ये यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये सब तुम फिजिक्स में निकालते हो। उसका फॉर्मूला क्या डराइव होके आता है? वो निकाल के आता है KQ1 Q2 अपॉन R निकल के आता है, ठीक है। और इसमें साइंस भी इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं बेटा? साइन भी इंक्लूड होते हैं। समझ गए तुम क्या बोल रहा चाह रहा था मैं? एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है जो इन्फिनाइट दूरी पर रखा हुआ था, और माना गया था कि इन्फिनाइट दूरी पर इसकी एनर्जी कितनी है? जीरो है। अभी एनर्जी कितनी है? जीरो है। मतलब इन्फिनिटी पर हम एज्यूम करके चलते हैं एनर्जी कितनी? जीरो एज्यूम करके इन्फिनिटी जो है अपना एक एनर्जी का लेवल मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया। फिजिक्स में तुम करोगे तो फिजिक्स में एक टर्म बहुत बार बार यूज आएगा तुम्हारा। अभी तो फिजिक्स ज्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं होगी, अभी तो 11th में स्टार्ट हुई ही है, ठीक है। 11th में पढ़ोगे फिर 12th में पढ़ोगे, तो रेफरेंस का बहुत खेल है, किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हो। तो मैं रेफरेंस जो मान रहा हूँ वो इन्फिनिटी मान रहा हूँ, और मान रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। तो जो पार्टिकल इन्फिनिट दूरी पर रखा गया था उसे R दूरी पर लेके आना है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो तुम फिजिक्स में निकालोगे। वो कितना निकल के आता है? KQ1 Q2 अपॉन R निकल के आता है। कितना निकल के आता है? KQ1 Q2 अपॉन R। अभी अपनी केमिस्ट्री के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। इसमें साइन भी क्या करने पड़ते हैं? इंक्लूड करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग साइन ऑफ चार्जेस। चार्ज के साइन भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ओके, अब भाई लोग अपना जो बात कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास क्या है? हमारे पास है बेटा एक एटम है और एक क्या है उसके अंदर? उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर कौन सी ऑर्बिट में? कौन सी ऑर्बिट में बेटा? ये कितनी दूरी पर है? ये है R दूरी पर, है ना, R डिस्टेंस पर है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। तो दो चार्ज पार्टिकल है, इस पार्टिकल का चार्ज कितना है? E, और इस पार्टिकल का चार्ज कितना है? Ze। तुम्हें मैंने पहले बता रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा E और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? Ze। Ze क्यों? क्योंकि इसके अंदर Z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो Z प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज कितना है बेटा? इसका चार्ज है Ze। कैसे? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। प्रोटॉन कितने होंगे? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है यानी Z, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो Z इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। हर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Ze। ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया? देयरफॉर के Q1 कितना है? Ze इंटू E अपॉन में क्या? R, और विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? नेगेटिव है, और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तुम कहोगे सर फोर्स में तो नहीं लगाया था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स में हम लोग क्या नहीं करते हैं, हम लोग चार्ज मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर विद साइन रखने पड़ेंगे। ये सब कुछ तुम्हें फिजिक्स में और अच्छे से समझ में आएगा ही। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस के ZE² अपॉन R, माइनस के ZE² अपॉन R। ये अपना आ गया क्या? पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी? माइनस के ZE² अपॉन R, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अब यहां पर मैं क्या करता हूं बेटा, R की वैल्यू पुट कर देता हूं जो पहले निकाली थी मैंने, माइनस के
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर में पहले ही निकाल चुका हूं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। रेडियस निकाल चुका हूं ना पहले, मैंने बस उसकी वैल्यू पुट करी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है ये ऊपर जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो आ जाएगा -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो -4 पाई स्क्वायर एम के इंटू के स्क्वायर जेड जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बेटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4, ये फॉर्मूला है। अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दोगे, इस पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करो, कंपेयर करो दोनों को। ये है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये है -4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर। मतलब दोनों में अंतर सिर्फ कितना है, एक तो यहाँ माइनस लगा हुआ है और वहां सिर्फ कितना था, 2 था, और यहाँ कितना है, यहाँ -4 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी, मैं यहाँ पर वापस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अब इन दोनों में रिलेशन तुम्हें दिख रहा है कितना आएगा, इन दोनों में रिलेशन, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ अंतर 2 पाई स्क्वायर और -4 पाई स्क्वायर का है। मतलब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के कितने टाइम्स होती है, -2 टाइम्स होती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेटा फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली थी बेटा 2.18, तो इसका डबल कर दो विद नेगेटिव साइन, ये कितनी निकली थी, ये इसका डबल कर दो विद नेगेटिव साइन, तो -4.36 इंटू 10 की पावर -18, 10 की पावर -18 क्या 4.36 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स, और उधर करोगे तो -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, -36 पॉइंट जो भी है -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया अपना। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया अपना। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, ये बस लास्ट रिजल्ट याद रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है बेटा -27.2, जस्ट डबल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर अब मैं लिखने जा रहा हूं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों को ऐड करोगे, काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतनी थी, तो ऐड कर दिया तो कितना आया, ये आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा काम आएगी, जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है बेटा, ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला।
कितनी, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना ही रखना है। इसी के लिए हम लोग इतना सब कुछ कर रहे थे अब तक, जो पूरा डेरिवेशन किया है बस इस टर्म को निकालने के लिए ही किया है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर निकालनी है तुम्हें किसी भी ऑर्बिट में, तो कैसे निकालोगे बेटा, उसका फॉर्मूला होगा -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का। Z क्या है एटॉमिक नंबर, n क्या है ऑर्बिट का नंबर, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। जनरली क्वेश्चन में ना पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है ना काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, जनरली क्या पूछा जाता है, टोटल एनर्जी पूछी जाती है। अच्छा देखो, काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 Z² अपॉन n², टोटल आ गई माइनस विद नेगेटिव साइन, वो होगी क्योंकि ये और ये उसका -2 टाइम्स, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ कितना है, साइन का अंतर है, काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी में। ये कितना है उसका जस्ट डबल है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना। तो जूल में चाहिए, वैसे जूल में मैं काम लेता नहीं हूँ कभी, फिर भी लिख देता हूँ। जूल में कितनी आएगी ये, जूल में आएगी -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z² अपॉन n² जूल्स। कितनी आएगी, -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन n² जूल्स। ये अपना फॉर्मूला हो गया। बाकी अब इस पे क्वेश्चन हम लोग बेटा क्या करते हैं, नेक्स्ट वन पे करते हैं। थैंक यू।